तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है और अगर वो आप पर इस बारे में चर्चा करें तो आप उन्हें कौन कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे 2082 संवत के लिए कि आपको ये इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है? जैसे सिंह राशि है उसका अपव्यय दिखता है, मेष राशि है उसका भी बहुत अनुकूल नहीं दिखता। सिंह राशि मेरी। तो और महाकुंभ का समय ग्रहों की स्थिति और ज्योतिष से कैसे संबोधित होता है? क्या हर व्यक्ति को महाकुंभ जाना चाहिए? क्या महाकुंभ ग्रहों के योग का प्रभाव है? तो आपने अभी तक कितने स्नान किए हैं? मैंने तीनों कुंभ अभी तक किए हैं। भी लोग प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो जाए, उनके पाप धुल जाए, मन का मैल साफ हो जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो वहां पर जाकर क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने अभी बोल रहे थे ध्यान, एक स्नान, इसके अलावा और वहां पर कैसे क्या कर सकते हैं और स्नान भी कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ विशेष नहीं। ठीक है। तो मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये 2082 संवत जो 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ये कैसा होने वाला है? अगर आप रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कांस्टेबल, पटवार, लैब असिस्टेंट या जेल प्रहरी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चय ही आप मार्गदर्शन के लिए किसी दमदार विकल्प के बारे में भी सोच रहे होंगे। उत्कर्ष ऐप ऐसे ही दमदार विकल्प के रूप में आपको देता है घर बैठे मजबूत तैयारी करने का मौका। उत्कर्ष ऐप पर आपको मिलती है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, बेहतरीन स्टडी मटेरियल जैसे कि टीचर्स द्वारा क्लासेस में लिखे गए नोट्स की पीडीएफ, पीवाईक्यूज, क्विज, रिवीजन बुकलेट विद वीडियो सॉल्यूशन और साथ ही मॉक टेस्ट और भी बहुत सी चीजें। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कामयाब तैयारी का फुल पैक। इस ऐप में आप 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज एक्सप्लोर कर अपना मनचाहा कोर्स चुन सकते हैं। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCRJM10 यूज करते हैं तो आपको अपने कोर्स पर 10% का स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उत्कर्ष ऐप के कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आज ही अपना पसंदीदा कोर्स सर्च करें और कामयाब तैयारी की ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम इस भारतीय संवत्सर की बात करते हैं तो सिंह लग्न में इस संवत की शुरुआत हो रही है और बड़े परिवर्तन इस संवत में होने वाले हैं। एक तो बिल्कुल नजदीक में 4 ग्रहों के परिवर्तन होने हैं, जिसमें शनि, गुरु, राहु और केतु। इन बड़े ग्रहों के परिवर्तन से ये संवत विशेष भी रहने वाला है और विशेष फल देने वाला भी होगा। विशेष किस तरह से होने वाला है? सिंह लग्न में अष्टम में पंचग्रही योग बन रहा है, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। तो उन ग्रहों की अष्टम में जो स्थिति है, उसके अलावा सप्तम में शनि है, एकादश में मंगल है और केतु दूसरे भाव में है। तो अष्टम भाव हम लोग एक तरह से दुर्घटना, इस तरह की चीजों के लिए देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। तो वहां पर इन ग्रहों की स्थिति एक तरह से कुछ आपदाओं को इंगित करती है। भूकंप की घटनाएं हो सकती हैं, कोई रेल दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि विद्रोह की स्थिति पैदा करने वाली हों, आंतरिक कोई स्थितियां ऐसी बने जिसके कारण से जनता में आक्रोश हो या कोई एक वर्ग विशेष के कारण से कोई ऐसी स्थिति पैदा हो, पर कुछ न कुछ ऐसा जो कि बहुत अनुकूल सा नहीं लगता, इस तरह का ये संवत दिखता है। तो कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि अब ये जो 2082 संवत है, यानी कि एक तरह से 2025 का साल है ना? क्योंकि ये संवत तो मार्च से स्टार्ट होगा, बट ये जनवरी से 25 से स्टार्ट हो गया। हाँ। एक तरीके से यानी कि ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें बहुत सी आपदाएं आएंगी और ये सारी प्रॉब्लम्स यानी कि इसी ईयर से ज्यादा होने वाली है। हाँ, इस वर्ष में एक विशेष बात और है कि गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके जो मिथुन राशि में जाने वाले हैं, वो जो गुरु 13 माह में एक राशि बदलते हैं, वो मुश्किल से 6 महीने में एक राशि परिवर्तित करके दूसरे में चले जाएंगे। वृष से मिथुन में जाएंगे मई के आसपास में और बहुत जल्दी वो कर्क में पहुंच जाएंगे।
तो एक जो मंथर गति से चलने वाला ग्रह वो बहुत तेज चल के अगर जाएगा तो वो किस तरह का फल देगा। गुरु जो कि अमृत दृष्टि वाले ग्रह कहे जाते हैं, उनका इस तरह से शीघ्रता से जाना व्यापार के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में अनप्रिडिक्टिव से फल देने वाला है। तो कुछ गोल्ड के रेट के बारे में बात होती है, सुनने में आ रहा है कि गोल्ड के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ समय के लिए बढ़ भी सकते हैं, वो अचानक परिवर्तन होंगे जो कि बहुत आप समझ नहीं सकते कि बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे। हाँ। और फिर वो कम होंगे या फिर वो हाई रहेंगे? नहीं, मैंने अभी अभी कहा ना कि एक आदमी बहुत जल्दी जल्दी चलता है तो गलत फैसले भी करता है ना, तो वो गलत फैसले तो फिर सुधारने पड़ते हैं। तो ऐसा ही होना है। ओके। और जैसे आपने बोला कि आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, तो ये ओनली और देश के अंदर ही होगा या फिर देश विदेश में भी ऐसा कुछ होगा? नहीं, विदेश में भी कोई, क्योंकि पंचग्रही योग तो और जगह भी बन रहा है, कहीं किसी स्थान पर किसी भाव में बन रहा होगा। तो आपदाएं तो अभी आप देखिए वहाँ कैलिफोर्निया में कैसा हो रहा है, अमेरिका में कैसा हो रहा है, और वो युद्ध चल ही रहा है। तो पुराना समय भी जो इस तरह के ग्रह योग बनते हैं, तो घटनाएं तो सभी जगह होती हैं, क्योंकि हम गणना विशेष संवत की यहाँ के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमने विशेष रूप से ये चर्चा की है। अगर हम जगत कुंडली के हिसाब से चर्चा अगर करते तो हम पूरे विश्व की बात कर सकते थे, तो लेकिन अभी हम यही फोकस करते हैं। ओके। तो जैसा कि आपने ये सारी चीजें बताई कि आपदाएं आएंगी, ये सब आएंगी, तो अगर इन सब के बारे में पहले से अवेयर रहे तो कुछ हाँ, मतलब वो चीजें सुधर सकती है? निश्चित रूप से। हमारे यहाँ पर कूर्म चक्र का विधान है। कूर्म चक्र से देश में किन किन स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में अंदाजा लिया जा सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि वैसे मौसम विभाग भी आजकल बहुत अलर्ट हो गया है, और उसके माध्यम से भी सरकार कितना स्थान खाली करवा लिया। अगर जल में कोई इस तरह का प्रभाव पहले होने खाली वाला करवा है, लेते हैं। हाँ पहले करवा लेते हैं, पर ज्योतिष के माध्यम से और भी पहले पता लग सकता है। और इसके अलावा सरकार को सेना और उसके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सतर्क रहना होगा। और ऐसे कोई तत्व जो कि अंदर घुस करके, सेंधमारी नहीं कहते, इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जो सुरक्षा व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी रखनी होगी। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है और अगर वो आप पर इस बारे में चर्चा करें, तो आप उन्हें कौन कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे 2082 संवत के लिए कि आपको ये इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है? सबसे पहला तो यही कि सैन्य व्यवस्था में जो गुप्तचर व्यवस्था होती है उसको बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। वैसे मोदी जी इस दृष्टि से बहुत सतर्क हैं, उनके जो तत्व हैं वो बहुत दूर दूर तक जागृत होते हैं, पर फिर भी ये एक तो यह विशेष बात है। उसके अलावा कुछ देश के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि विद्रोह फैलाने की कोशिश करें, तो उनके बारे में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम, जिससे कि पहचान के बारे में, जैसे बाहर से बांग्लादेशी कोई आ गए, कहीं से कोई आ गया, तो उनकी पहचान की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए। और कुछ धार्मिक इन सारी चीजों के बारे में कुछ होगा या फिर ये सारी जैसे बैलेंस चल रहा है, नहीं, बैलेंस रहेगा? अभी तो चल रहा है, क्योंकि वो चल ही रहा है, अभी तो उसमें रुकना तो है नहीं, वो तो निरंतरता में चलता ही रहेगा। हो सकता है कि देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपसे कहा वो इस कारण से भी पैदा हो, लेकिन इस दृष्टि से संभावना थोड़ी सी कम इसलिए लगती है, कारण कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति मजबूत रहेंगे, अतिचारी तो रहेंगे लेकिन बली भी रहेंगे, तो इस कारण से इस तरह की घटना होना थोड़ा, धर्म के कारण से ऐसा कुछ हो, थोड़ा कम संभव है, पर मैंने चांसेस है। चांसेस है। ओके। और इस 2082 संवत के अंदर कौन कौन सी राशियों के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी राशियों को थोड़ा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है? असल में सम्मत का जो फल कहते थे पुराने समय में, पंडित घर जाते थे और सम्मत फल सुनाते थे,
तो उस दृष्टि से ही हम संवत फल की बात कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम विशेष ग्रहों के प्रभाव की बात करेंगे इस संवत में तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एक तरफ से देखें कि मेष राशि या लग्न वालों के लिए गुरु तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में आकर के भाग्य वृद्धि करेंगे, आय वृद्धि करेंगे। और सप्तम को भी देखेंगे तो हो सकता है कहीं विवाह होने वाला है जिन लोगों का, उनकी शादी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से शनि मीन राशि में चले जाएंगे तो कर्म स्थान कर्म का व्यय कर सकते हैं, अनावश्यक कार्य आदमी का व्यर्थ हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग राशियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। संवत फल जैसे पंडित लोग कहते थे, पता नहीं आपको ज्ञात है कि पंडित घर जाके संवत सुनाते थे और उसके बाद में मूली बांध करके रक्षा सूत्र बांध के जाते थे। तो उस दृष्टि से अगर हम आय व्यय का हिसाब देखें तो कन्या राशि के लिए, धनु राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मकर और कुंभ राशि के लिए यह संवत अच्छा है। बाकी जो शेष राशियां हैं उनके लिए सो है, ठीक ठीक, मतलब हाँ, ठीक ठाक मतलब है, ठीक ठीक है, कहीं तो प्रॉब्लम भी है। जैसे सिंह राशि है उसका अपव्यय दिखता है, मेष राशि है उसका भी बहुत अनुकूल नहीं दिखता। सिंह राशि मेरी तो नहीं, लेकिन अभी मैंने मेष राशि के लिए आपको बताया। हाँ। तो ऐसे ही सिंह राशि में जो गोचर रहेगा बृहस्पति का वो अनुकूल रहेगा। उधर जो शनि का गोचर रहेगा उस दोनों अलग अलग से अनुकूलता प्रतिकूलता मिल सकती है। तो हम जब किसी से जानते हैं, किसी ज्योतिषी से, तो वो सारी चीजें मिला करके बताता है, तभी वो डीप में थोड़ा बता सकते हैं। अभी तो ये मोटे मोटे तौर पे बताएं। मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनके लिए इस संवत के अंदर आपको क्या स्पेशल दिखता है? इस संवत में मुझे लगता है कि अभी बजट आने वाला है बहुत जल्दी। तो इस बजट में या बाद में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जिसमें उनकी रहने की सुविधाओं पर और उनकी शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कुछ सुविधाएं दी जाए या विचार किया जाए। और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ध्यान रखा जाए, हॉस्पिटल्स की घोषणा हो या शिक्षा संस्थानों की घोषणा हो, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। विशेष रूप से ये सरकारी स्तर की मैं बात कर रही हूँ। ओके। और अगर हम अपर क्लास की बात करें तो उनके लिए भी कुछ होगा, जैसे लाइक टैक्स बढ़ा दिया ये सब? टैक्स में ऐसा लगता है कि आर्थिक आय में कहीं वृद्धि होती दिखती है। तो इस बार अपर क्लास के बारे में तो मैं नहीं कहती, लेकिन मध्यम वर्ग को शायद कुछ अनुकूलता मिल जाए ऐसा लगता है। वो भी इसी कारण से कि कुछ ग्रह योग इस तरह से बन रहे हैं कि शनि उनको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। आपने तो अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा 1 बाय 1 और आपको उनका तुरंत जवाब देना है। तो पहला है हमारा 2082 संवत के लिए एक ऐसा प्रिडिक्शन बताइए जिससे कि सबको सरप्राइज हो, सब सरप्राइज हो जाए। इस संवत के लिए तो हम यही कहेंगे कि सभी कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। हाँ। और 2082 संवत में लोग अपनी जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? मैं समझती हूँ सोचने लगे कि अब जीवन को जी लेना चाहिए, जैसे लोग बचा के रखते हैं कि हाँ सब बाद कुछ फ्यूचर करते में हैं, काम आएगा, हाँ, फ्यूचर में काम आएगा। कहेंगे। और मैम आपको क्या लगता है कि इस संवत में टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस संवत में जो अनुकूलता जो दिखाई देती है, अभी तो हमने कुछ प्रतिकूल बातें की थी, अनुकूलता यह दिखाई देती है कि कुछ तकनीकी क्षेत्रों में अच्छा विकास होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी। देश में जैसे पिछली बार हुआ था कि एप्पल अपने यहाँ बनने लग गया, एप्पल का मोबाइल, टैब, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने देश में इन सब चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी एक होगी। तरह से ईवी में भी, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हाँ, डेफिनेटली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब में, छोटी या बड़ी। और इस 2082 के संवत में सबसे ज्यादा किस चीज का ट्रेंड होगा, हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप? सबसे ज्यादा तो मैं समझती हूँ हेल्थ के बारे में विचार करेंगे लोग सभी। ओके। नेक्स्ट है, अगर आपको इस संवत में एक सुपर पावर मिलती है तो आप कौन सी चूज करेंगे? इस संवत में तो इतना कुछ
देखने के बाद में जो जैसा कि उसमें दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं सोचूंगी कि मुझे महादेव देखने को मिल जाए, भगवती और महादेव, तो यही सुपर पावर सबसे अच्छी होगी। ओके। ओके मैम, तो अब हम बात करते हैं महाकुंभ की, जो कि जनवरी से लेके महाशिवरात्रि तक चल रहा है। हम्म तो इसके बारे में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसका इतना महत्व क्यों है लोगों के अंदर, और ये इतना श्रेष्ठ क्यों है? कुंभ सबसे पहले तो प्रयागराज में हो रहा है। हम्म। कुंभ वैसे 4 जगह पर होते हैं, आपको ज्ञात होगा। एक तो प्रयाग में है ही इस समय हम्म। पर, नासिक में भी कुंभ होता है, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो महत्व इसलिए है क्योंकि पुरातन जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें ये कहा है कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो जब लेकर के जा रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें इन चारों स्थानों पर पड़ी थी। तो जहां जहां ये बूंदें पड़ी थी, वहां पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। और 12 साल में एक बार अलग अलग क्रम से आता है। हम्म। भारत जैसे पहले उज्जैन में आया, फिर नासिक में आया, तो उस क्रम से आता है, और उस क्रम को तय करते हैं कुछ ग्रह योगों के आधार पर। ओके। और साथ में ये भी है कि विशेष बात ये है कि लोगों का ऐसा मानना है, और हमारे पौराणिक शास्त्र में ये कहा है कि गंगा नदी में स्नान करने से ही पावन हो जाता है व्यक्ति। तो कुंभ में जहाँ पर 3 नदियों का संगम है और ये उत्तम समय है, तो उस समय पर तो उसमें स्नान करके व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो कर्मों से मुक्त मतलब पाप धुल जाते हैं? हाँ, तो और मन का पाप? यही एक विशेष बात है कि ये कुंभ जो है एक बाह्य रूप है। हम्म। जो आंतरिक रूप है, जैसे जो साधु संत वहाँ इस समय पर हैं, इस समय पर जो साधु संत वहाँ हम्म। हैं, वो जो अपनी कुंभ स्नान करते हैं प्रतिदिन, वो है साधना के माध्यम से। जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों पर साधना करते हैं, तो उनमें गोता लगाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, तो वो साधना और के माध्यम से कर्मों से मुक्ति मिलती है। हम्म। तो मन का पाप तो तभी धुलेगा। तो ये सिंबॉलिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो सामान्य व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, उसके लिए ये स्थान बनाया गया। तो वहाँ साधु संत भी होते हैं हम्म। और व्यक्ति भी होता है। तो उस एक ऐसा जो समाज का और संत का मिलन होता है, वहां पर उनको कुछ ज्ञान होता है, तो मन का पाप भी तो कुछ हटता होगा। नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं साधु संत, तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं एक आईआईटी वाले बाबा। आपने भी हम्म अगर सुना हो उनके बारे में, वो हम्म आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है और उनका अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ था। हम्म बट उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के, अपनी फैमिली को भी छोड़ छाड़ के, वो अब साधु संत बने हुए हैं। हम्म बट अभी जैसे न्यूज वगैरह में देखा, मतलब हम्म न्यूज तो क्या, सच बताए तो रील्स वगैरह में देखा, हम्म तो उसके अंदर उनको ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपने घर वालों को छोड़कर आ गए और आप घर में अकेले हैं, तो हम्म आप यहाँ पर क्यों आ गए, हम्म और आपके घर वाले बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? और एक चीज और, हम्म अभी आज ही देखा हम्म कि जैसे साधु संत अपन देखते हैं कि बड़े बड़े बाल, हम्म दाढ़ी भी बड़ी बड़ी, तो हम्म और आज ही मैंने देखा कि उन्होंने दाढ़ी कट कर ली, मतलब आज ही। किसने? वो जो आईआईटी वाले बाबा थे ना, अच्छा। मतलब आईआईटी वाले बाबा तो नाम दे दिया उनको क्योंकि वो हम्म आईआईटी से पास आउट है। तो ये हम्म संत वगैरह दाढ़ी वगैरह काट सकते हैं? ये अलग अलग संप्रदाय का अपना अपना विधान है। अगर वो उस रूप में नहीं होंगे, उन्होंने इस तरह से दीक्षा नहीं ली होगी, तो वो काट सकते हैं। जो जैसे नागा संत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, एक तो सिखों का संप्रदाय है, एक वैष्णवों का है, एक शैव संप्रदाय है। तो इनमें इनके अलग अलग अखाड़े हैं, उन हम्म। अखाड़ों के कुछ नियम होते हैं। तो उन्होंने कहाँ से वो दीक्षा ली होगी, अभी किस रूप में ली होगी। एक तो होता है कि अघोरी की दीक्षा ले ली, तो उसके अलग नियम है। तो हो संभवतः उनके वो उस नियम में नहीं आते होंगे, इसलिए उन्होंने काट लिया। हाँ, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि अब इन्होंने दाढ़ी काट ली, ये कर लिया। और आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर आए हैं और लोग उनको बोल रहे हैं कि आप वापस जाइए, और वो मना कर रहे हैं? नहीं, मैंने संभवतः मैंने बहुत तो नहीं देखा, मैं इतना सोशल मीडिया में नहीं देखती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा पता लगा था कि वो जिस समय डिप्रेशन में थे, तो उनको सबने अवॉइड किया।
फैमिली ने भी हाँ, तो एक व्यक्ति का परिवार किस लिए होता है कि बुरे वक्त में उसको, काम आए। हाँ, तो जब वो नहीं आए तो उनको उनसे मोह नहीं है, अब नहीं है तो जबरदस्ती वहां पे जाकर के भी क्या करेंगे। हम्म। और अगर ऐसा कुछ भाव परिवर्तन हो सकता है साधना के बाद में कि सबको माफ किया, हाँ, साधना का उनका तो हाँ, यही, उनका बोलना भी यही है। साधना का रिजल्ट तो यही है कि हम्म। आपने सबको माफ किया। हम्म। तो अगर माफ किया तो फिर ठीक है, हो सकता है कि वो उस रूप में न जाए जैसे कि लोग चाहते हैं, हम्म। लेकिन वो वहां उनको मिल के आ सकते हैं, अगर उनके विधान में होता होगा तो। अच्छा, उनके विधान में होता होगा तो, अगर उनके विधान में नहीं हुआ अगर तो वो उन्होंने नहीं कोई आएंगे। दीक्षा ले ली है हम्म। और वो चाहते हैं कि मैं इसी पथ पे चलता रहूं, हम्म। तो हो सकता है ना जाना चाहते हो, अभी तो मन से भी जाना चाहते हो ऐसा लगता नहीं है। हम्म। और महाकुंभ का समय ग्रहों की स्थिति और ज्योतिष से कैसे संबोधित होता है? अब महाकुंभ असल में पौराणिक कथा तो यही है कि वहाँ अमृत बिंदु गिरे थे तो वहाँ हम्म। कुंभ होता है, लेकिन वो इसी समय पर क्यों होता है, हाँ, ये। उसके लिए कुछ विशेष योग हैं। तो प्रयागराज में जो कुंभ है वो हम्म। सर्वोत्तम माना गया है। सबसे सर्वोत्तम। सर्व पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जो तीर्थ है वो भी प्रयागराज ही है। तो उसमें जब गुरु वृष राशि में होते हैं हम्म। और मकर में जब सूर्य होते हैं, उस समय पर प्रयागराज में कुंभ होता है। और ये अभी 12 फरवरी तक सूर्य मकर में रहेंगे, लेकिन कुछ जो भाग है आगे तक चलेगा, लेकिन जो विशेष पर्व हैं वो 12 तारीख तक रहेंगे। तो वो तो पंचतत्व गंगा जल में है। पंच तत्वों में से जल तत्व संतुलित हुआ ना। लोग क्यों कहते हैं कि आपको कहीं तीर्थ पे जाना चाहिए, तो हम्म। तीर्थ हर जगह तो स्नान के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, आप पहले क्या होता था कि आप चल के जा रहे हो तो हम्म। आपको वायु तत्व भी मिल रहा है, आपको पृथ्वी भी मिल रहा है। अब हम्म। तो लोग गाड़ी में जाते हैं और वहीं पे उतरते हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन आज भी जिन स्थानों पर पैदल चल के हम जाते हैं और उस प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो पंच तत्व है वो संतुलित होते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे। तो निश्चित यानी रूप कि से। जैसे अभी जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, तो हम्म। ऑलमोस्ट 99.99% लोग वैसे ही जा रहे हैं जैसा गाड़ियों से, है ना? तो अगर नहीं, वहां गाड़ियों से जाना तो स्वाभाविक है, हम्म। जा रहे हैं, लेकिन जल में तो स्नान करेंगे ना, हम्म। तो जल तत्व तो संतुलित होगा ही सही। वहां तो सिर्फ जल ही है, जहाँ स्नान की व्यवस्था है हम्म। वहां तो जल है। लेकिन कहीं ऐसे तीर्थ पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भीमा शंकर जा रहा है, हम्म। अगर आप गए हो उधर पूना की तरफ, तो भीमा शंकर जा रहा है तो वो जो रास्ता है जाने का पूना से आगे को, हम्म। वो बहुत सुंदर रास्ता है, तो उसमें आपको वायु तत्व भी मिलेगा, आपको आगे जा करके वो प्रकृति भी मिलेगी, पृथ्वी तत्व भी मिलेगा। तो वो जब आप महसूस करते हैं तो आपके पंच तत्व संतुलित होते हैं। ओके। और क्या लोगों को महाकुंभ में नहाने का, ये जो जा रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, चाहे उनकी सोच या फिर उनकी धार्मिक सोच कैसी हम्म। भी हो, उनका मन कैसा भी हो? जो हमें भी हमने बात की हम्म। कि अगर कोई स्नान कर रहा है हम्म। तो कहीं ना कहीं जल तो शरीर पर लगेगा। हाँ। तो वो, अगर मान लीजिए कोई भाव से स्नान करता है हम्म। तो उसका जल तत्व मान लीजिए हम कहेंगे कि ज्यादा संतुलित होगा, लेकिन नहीं भी, तो भी बिना भाव के भी करेगा तो भी कुछ तो जल तत्व संतुलित होगा, थोड़ा तो होगा ही। क्योंकि शरीर तो जल के संपर्क में आ ही रहा है। हम्म। और वो जो वहाँ गंगा की पवित्रता है वो उसको प्रभावित करेगी ही सही। महाकुंभ पूरे समाज को कैसे जोड़ता है और इसका सांस्कृतिक और मानव चेतना पर क्या असर पड़ता है? हम जैसे अभी कितने करोड़ लोगों ने वहां स्नान कर लिया, कितने हम्म। करोड़ लोग देश के अलग अलग स्थानों से वहां पहुंचे हैं। हम्म। ऐसे ही जैसे हमने अभी अ, अन्य स्थानों पर जो कुंभ की चर्चा की, हम्म। तो वहां पर भी लोग पहुंचते ही हैं। अलग अलग स्थान है, देखिए एक कहाँ है, नासिक, एक है उज्जैन, बिल्कुल अलग। तो ये दूसरी दिशा है प्रयागराज, हम्म। उधर हरिद्वार है। तो ये अलग अलग स्थानों पर लोगों को अपनी संस्कृति को देखने का अवसर मिलता है, उसको समझने का अवसर मिलता है, सब तरह के लोग मिलते हैं तो उनको जानने का मौका मिलता है। और ये सांस्कृतिक चेतना शंकराचार्य जी द्वारा
ये व्यवस्थाएं इसीलिए दी गई थी। आप देखेंगे कि जो केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, उन स्थानों पर साउथ के पंडित हैं, दक्षिण के आपको वहाँ पंडित लोग मिलेंगे। तो कैसे जोड़ा है उन्होंने, यही उनका जोड़ने का जो विधान है, इसी का एक पार्ट ये कुंभ भी है। ओके, तो मैम अब हम फिर से एक रैपिड फायर राउंड करेंगे महाकुंभ के लिए। इसमें भी आपको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इंस्टेंट इसका जवाब देना है, ठीक है? तो हमारा पहला है कि महाकुंभ के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? कभी भी जाइए, अगर 12 फरवरी से पहले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 12 फरवरी से पहले। नहीं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि किसी पर्व में ही जाके स्नान करें। आप इन दिनों में कभी भी जाएं और स्नान करें, और नहीं तो महाशिवरात्रि तक कुंभ पर्व चल रहा है, कभी भी जाके स्नान करिए, वो पवित्र समय तो ये है ही सही। यानी ये पूरा समय सही है, यानी कि हाँ, पूरा महाकुंभ का जो समय, भी है। बिल्कुल। ओके, कुंभ का सबसे शुभ दिन कौन सा होगा? शुभ दिन तो मैंने कहा कि सारे दिन शुभ हैं, सारे समय शुभ हैं। उस कुंभ में सबसे पहले तो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो वही शुभ है। फिर उसके बाद में त्रिवेणी में स्नान के लिए कोई समय का निर्धारण तो है ही नहीं, जब अवसर मिले तभी स्नान करना है, क्योंकि अवसर, समय की प्रतीक्षा में अगर वो अवसर निकल जाए तो उससे उत्तम ये है कि कभी भी स्नान कभी करें। भी स्नान कर लो। तो ये जो कुंभ का शुभ दिन वाला है, इसमें भी दिन की बात नहीं कर सकते, यानी कि ये जो भी टाइम पीरियड है, ये 1 डेढ़ महीने का महाशिवरात्रि तक ये शुभ है। ओके, कुंभ मेला, स्नान या ध्यान, क्या जरूरी है? कुंभ मेला वैसे तो स्नान के लिए ही है, तो स्नान तो करे ही, और जिसको ध्यान की समझ है वो ध्यान जरूर करे, और एक बार नहीं, अगर उसको जितना अवसर मिलता है उतना ध्यान करे। ओके, क्योंकि इन विशेष योगों में स्नान के साथ में ध्यान का भी महत्व है। और शांति के लिए पूजा या मेडिटेशन? शांति के लिए तो मेडिटेशन ही सबसे अच्छा है। कर्मकांड में तो कई बार लोग भीड़ में शंकर भगवान की जगह दूसरे के सर पे जल चढ़ा देते हैं, नहीं, तो बेहतर तो ये है कि ध्यान ही करें। ओके, और गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, सुबह या शाम? गंगा स्नान तो कभी भी करें, जब अवसर मिलता है। अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ में जब अवसर मिलता है तब स्नान करें, और ब्रह्म मुहूर्त में किसी को अवसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ, किसी को अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम जब भी अवसर हो तब कुंभ तो ये स्नान ब्रह्म करें। मुहूर्त कब है? सुबह जो 3 बजे के बाद का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का। अच्छा, सूर्योदय से पहले, 3 बजे के बाद, बट सूर्योदय से पहले। ओके, क्या हर व्यक्ति को महाकुंभ जाना चाहिए? यदि उसका थोड़ा भी भाव है तो उससे उसको पूरा करके अवश्य जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ। क्या कुंडली के बिना महाकुंभ का लाभ पूरा मिलता है? कुंडली तो उन ग्रहों की स्थितियां हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन कुंभ तो आपको अंतर से और बाहर से दोनों से प्रभावित कर रहा है। तो बिल्कुल, कुंडली जिसकी नहीं है, बहुतों की नहीं होती, पर अगर उसको आस्था है और थोड़ी भी आस्था है थोड़ी सी भी तो उसे जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या महाकुंभ ग्रहों के योग का प्रभाव है? हाँ, महाकुंभ ग्रहों के योग का ही प्रभाव है। एक तो हमने कहा पौराणिक कथा, और दूसरा ये जो प्रयाग का कुंभ है, इस समय पर बृहस्पति वृष राशि में है, सूर्य मकर में है, तो ये एक योग है जिसमें कि प्रयागराज में कुंभ पर्व होता है। आपका फेवरेट महाकुंभ मेमोरी? अभी तक तो फेवरेट महाकुंभ जो सबसे पहला था नासिक का, वहाँ हमारा एक ज्योतिष का महाकुंभ भी था, तो ज्योतिष के चर्चाएं हुई, जिसमें कि इस कुंभ के बारे में भी चर्चा हुई, और बाकी तो स्नान तो था ही। वो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था। तो आपने अभी तक कितने स्नान किए हैं? मैंने तीनों कुंभ अभी तक किए हैं, प्रयागराज बाकी है, तो इतना उत्तम अवसर मुझे मिल रहा है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अगला जो कुंभ है, ये वाला जो कुंभ है, अब जहाँ मैं जाने वाली हूँ, तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें मुझे स्नान और ध्यान दोनों के अवसर मिलेंगे, और वो भी हमारे जो आचार्य हैं, जहाँ सब लोग होंगे, हम शिव योगी जन, उनको एक साथ
ध्यान और स्नान का अवसर मिलेगा। तो अब उत्तम जो होगा वो प्रयाग का कुंभ होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस्ट्रोलॉजर की नजर से सबसे शुभ मंजिल कौन सी है? सबसे शुभ मंजिल तो व्यक्ति को जिस कार्य में अनुकूलता लगे हम्म वो ही शुभ मंजिल है। बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ता कुछ व्यक्ति और है, कंप्यूटर पढ़ रहा है, बाद में ज्योतिष कर रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है या आईएएस बन गया। तो जहाँ उसको अनुकूलता लगती है, जहाँ उसके मन को खुशी मिलती है, वो उसकी शुभ मंजिल है। ये हम सकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो जहाँ सकारात्मकता का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो कार्य उसे करना चाहिए, वही ओके उसकी मंजिल है। और अंतिम मंजिल तो आपको पता ही है कि हम ये धर्म की चर्चाएं सब कुछ करते हैं, क्यों? क्योंकि महादेव से मिलना है। सबको एक दिन। हम्म, ओके, अभी लोग प्रयागराज जा रहे हैं, हम्म। महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो जाए, उनके पाप धुल जाए, मन का मैल साफ हो जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो वहां पर जाकर क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने अभी बोल रहे थे, ध्यान, एक स्नान, इसके अलावा और वहां पर कैसे क्या कर सकते हैं, और स्नान भी कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। हाँ, आपने कहा कि वहाँ जो कुंभ स्नान के लिए लोग जा रहे हैं, हम्म उनको कैसे स्नान करना चाहिए, कोई विशेष विधान है क्या? तो ये पवित्र नदियां हैं, चाहे कुंभ की त्रिवेणी संगम हो या अन्य कोई पवित्र नदी है, तो वहां पहले जल हाथ में लेकर के अपने सिर पे छिड़कना चाहिए, उसके बाद पैरों का स्पर्श नदी में करना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई ऐसा चाहता है कि उसे वहां कुछ दान करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि तिल का दान कर सकते हैं, लोहे की बनी किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। कपास भी कहा जाता था दान करें, कपास तो अब कपड़े के फॉर्म में हो गया, तो कपास की बनी कोई वस्तु हो सकती है। हम्म बत्ती होती है, लोग मंदिर में दीप दान करते हैं, बत्ती हो सकती है, सोना या उसकी कोई वस्तु हो सकती है। नमक का दान भी लोग करते हैं। 7 धान जो है उनका दान करना भी बहुत शुभ माना है। और जो बहुत सक्षम है वो पृथ्वी का दान कर सकते हैं, गाय का दान कर सकते हैं। ये सब जो है ये पुण्य लाभ के लिए बहुत उत्तम रहे हैं। तो ये और सबके लिए है, बिल्कुल किसी सबके लिए। स्पेसिफिक के लिए नहीं कि इस राशि वाले को ये करना है, सबके लिए नहीं है? नहीं, सभी जिसमें से जो जिसकी जैसी स्थिति हो, जो जिस रूप में सक्षम हो, हम्म वैसा कर सकता है। कर सकता हो तो करे, अन्यथा ऐसा नहीं है कि नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर स्नान का जो विधान है वो करे, और ध्यान 10 मिनट बैठ करके कम से कम अपने जो भी इष्ट है उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भीष्म को तर्पण करना चाहिए। और अगर कोई जा रहा है और उसके पास में तांबे का लोटा है, तो कोशिश करे उससे जल चढ़ाए, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही। अन्यथा अपनी अंजलि से जल दे करके सूर्य को अर्घ चढ़ाए, ये कार्य करने चाहिए। ओके मैम, तो अब हमारी जो ऑडियंस है, जो सब आपको देख रहे हैं, अब आप उनको अपनी तरफ से महाकुंभ के लिए, या फिर आप अपनी तरफ से जो भी एडवाइस देना चाहें, वो एक बार हमारी ऑडियंस को प्लीज दीजिए। मैं सभी लोगों से जो ये शो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कुंभ इस समय पर चल रहा है, वहां अवश्य जाएं। और कोशिश करें कि बहुत भीड़ वाले समय पर नहीं भी जाते हैं, तो जो पर्व के अतिरिक्त जो दिन चल रहे हैं हमारे फरवरी तक या महाशिवरात्रि तक, उस समय पर वहां जाएं और जो भी विधान है उससे स्नान करें। और अच्छा है कि अगर कहीं किसी के निमित्त कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस संबंध में आपको और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके। धन्यवाद और नमस्कार।